हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आज़ाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल मेंटर स्टडी पॉइंट के माध्यम से आपको इतिहास के बारे में बता रहा हूँ और इस इतिहास में सबसे पहले हम आपको मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं या मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास दे रहे हैं। इस मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोगों ने शुरू में चर्चा किया था कि कुल मिलाकर 9 या 10 चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर जो है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन है। और इस चैप्टर के बारे में हम लोग अभी तक 2 वीडियो में कुछ पढ़े हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के अंतर्गत हमने यह पढ़ने का प्रयास किया है कि उस वक्त भारत में कौन कौन सी कंपनियां आई थी, जिसमें हमने देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन और फिर फ्रांसीसी भारत आए थे। इसमें से हमने अंग्रेज और डचों के बारे में पहले वीडियो में पढ़ा था। पहले वीडियो में हमने पुर्तगाल और डचों के बारे में पढ़ा था। दूसरे वीडियो में हमने अंग्रेज और डेनिश फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था। और आज तीसरे वीडियो में हम लोग फ्रांसीसियों में जो कुछ छूट गया था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और साथ ही साथ कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस भी करेंगे, जो हमने टॉपिक अभी तक पढ़ा है उसके बारे में या उसी से रिलेटेड प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के डेट में हम लोग फ्रांसीसियों के आगमन के साथ शुरुआत कर रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि भारत में फ्रांसीसी कंपनी जो आई थी वो तो 67 में आई थी, लेकिन हमने जैसा कि पीछे पढ़ा था कि फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना जो हुआ था 1964 में और आई थी भारत में 67 में आई थी और 68 में उन्होंने अपनी एक कंपनी स्थापित की थी और 1954 तक भारत में फ्रांसीसी कंपनी रहे। यहीं पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ तुलनात्मक तौर पे कि जब हम लोग फ्रांसीसी को पढ़ेंगे तो थोड़ी बहुत तो फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे आए और कहाँ कहाँ इन्होंने अपनी बस्तियाँ स्थापित की, लेकिन आगे चल कर के इनका संघर्ष भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच होता है। यानी संघर्ष किसके किसके बीच में चलता है? फ्रांसीसियों का अंग्रेजों के साथ। और उस संघर्ष के दौरान अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में 3 लड़ाइयाँ होती है, जिसको हम लोग कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा संक्षिप्त बता रहा हूँ। किस नाम से जानते हैं? कर्नाटक के युद्ध के नाम से जानते हैं। और यह कर्नाटक का युद्ध भारत में अंग्रेज और फ्रांसीसियों ने 3 युद्ध लड़े थे और इन्हीं 3 युद्धों के माध्यम से अंग्रेज जो थे अपने आप को बेहतर सिद्ध करने में सफल हुए फ्रांसीसियों से। और अंतिम युद्ध के बाद जब बांडीवास का एक युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, तो वहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि अब भारत में फ्रांसीसी नहीं, कौन शासन करेगा? अंग्रेज शासन करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग इस फ्रांसीसियों के आगमन में कर्नाटक युद्ध को विशेष तौर पर पढ़ेंगे, जो हमने पिछले वीडियो में नहीं बताया था। पहली चीज़ क्लियर हो गई। दूसरी चीज़, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता दूं कि ऐसा नहीं था कि फ्रांसीसी जो थे कमज़ोर थे, क्योंकि फ्रांसीसियों में जो यहाँ का एक गवर्नर था भारत में, उसका नाम था डुप्ले। बहुत ही शक्तिशाली था और दिमाग का भी बेहतर था, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए मैं दोनों चीज़ों के बीच की बारीकी को बताता हूँ कि भारत में अगर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जीतने में सफल रही तो उसके पीछे वजह क्या था, और फ्रांसीसी अगर हार गए
तो इसके पीछे भी वजह क्या था, इस बात को आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसकी स्थापना फ्रांस में, क्योंकि उस समय वहाँ पर राजतंत्र था, तो वहाँ पर लुई 14वां था और उसी का एक मंत्री था जिसका नाम था कोलबर्ट। उसी के प्रयासों से इस कंपनी की स्थापना हुई थी और इस कंपनी में दखल अंदाजी किसकी थी, वहाँ की सरकार की। पहली चीज तो ये समझ में आ गई। दूसरी तरफ अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हमने पढ़ा था कि 1599 ईस्वी में लंदन में हुई थी, उसमें वहाँ के सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं था। बस इतना था कि उनसे एक आज्ञा पत्र मिला था पूरब के तरफ व्यापार करने के लिए। भले ही वो कंपनी आगे बढ़ती, घाटे में जाती, नुकसान होता, इसकी भरपाई वहाँ के सरकार का कोई देना नहीं था। ये बेसिक अंतर था। यानी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप किसका था, राजा का था, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी में हस्तक्षेप उसका वहाँ के राजा का नहीं था। यही वजह था कि भारत में जब भी कभी फ्रांसीसी आगे बढ़ रहे थे या बेहतर करने का प्रयास करते थे, तो वहाँ की सरकार के दबाव में आकर ये पीछे हट जाते थे। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो जब भी कोई यहाँ पे बेहतर काम किया तो वो अपनी मन से किया और अपनी मर्जी से किया, उसमें वहाँ के सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं रहा, जिसका वजह था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी सफल होने में कामयाब हुई और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसे अच्छी तरह से टक्कर दे रही थी, वो नाकामयाब हो गई। तो आई थिंक मुझे लगता है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। फ्रांस के मंत्री कोलबर्ट के प्रयासों से फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई थी। ठीक, कहाँ पर, फ्रांस में। कोलबर्ट कौन था, वहाँ का मंत्री था। किसका, तो राजा का। राजा कौन था, लुई 14वां था। 1667 ईस्वी में फ्रैंक कैरो की अध्यक्षता में एक फ्रांसीसी दल भारत आया, जिसने 1668 ईस्वी में भारत में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। यानी कहने का मतलब कि फ्रांसीसियों का भारत में पहला कारखाना कब स्थापित हुआ, 1668 में। ये चीज याद रखिएगा। 64 में कंपनी बनी, 67 में आए और 68 में ये स्थापित हुआ। 1673 में फ्रांसीसी मार्टिन ने वालिंकोडापुर के सूबेदार शेर खां लोधी से छोटा सा गांव लेकर वहां पांडिचेरी की स्थापना की। इसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था कि ये कहाँ पे है, मछलीपट्टनम के पास में पड़ता है। वहीं पे पांडिचेरी की स्थापना कर दी। अब सवाल आता है कि पांडिचेरी की स्थापना किसने की थी जी, तो फ्रांसिस मार्टिन ने। 1701 ईस्वी में पांडिचेरी भारत में फ्रांसीसियों का केंद्र बन गया। इसीलिए फ्रांसीसी मार्टिन को भारत में फ्रांसीसी बस्तियों का क्या कहते हैं, वास्तविक संस्थापक माना जाता है। और यहीं पर फ्रांसिस मार्टिन ने क्या किया, पोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। जैसे अंग्रेजों ने कोलकाता में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया था, उसी प्रकार फ्रांसिस मार्टिन ने कहाँ पर, पांडिचेरी में पोर्ट लुई का निर्माण करवाया था। ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हम लोगों को आगे देखना है कि क्या है। अब देखिए यहाँ पर है भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। टॉपिक लिया हूँ मैं, कह रहा है कि पांडिचेरी को, वही चीज़ मैं एक बार रिपीट करता हूँ, पांडिचेरी को 1701 ईस्वी में पूरब की फ्रांसीसी मामलों का महानिदेशक बना दिया गया। यानी पांडिचेरी जो था वो बस्तियों का अड्डा बन गया। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले के समय में फ्रांसीसी प्रभुत्व की स्थापना हुई। अब देखिए आगे चल करके एक फ्रांसीसी गवर्नर जिसकी चर्चा हमने कहा था डुप्ले के बारे में। डुप्ले बहुत ही महान महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। ऐसा कभी कभी तुलना की जाती है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव की, कि रॉबर्ट क्लाइव भी बहुत चतुराई से जैसे बंगाल पर विजय प्राप्त करने में प्लासी के युद्ध के बाद सफल रहा, ठीक उसी तरह से डुप्ले भी कोई कमजोर नहीं था। लेकिन अंतर केवल इतना ही था कि डुप्ले के ऊपर हमेशा ही एक दबाव बना रहता था, किसका, फ्रांस के राजा का। जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर किसी का दबाव नहीं था। सीधा सा एग्जांपल ले लीजिए, हमारे ऊपर जब किसी का दबाव होता है तो क्या हम दबाव में कोई काम कर पाते हैं,
खुलकर नहीं कर पाते हैं और बिना दबाव का जो काम हम खुल करते हैं वो दबाव में नहीं कर पाते हैं। ठीक इसी प्रकार डुप्ले के ऊपर दबाव था, वो खुलकर काम नहीं कर पा रहा था, जिसका नतीजा ये निकला कि बहुत बेहतर होने के बाद भी भारत में सफल नहीं हो पाया। ठीक, तो यहाँ तक हमने देखा। अब देखिए अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष, यही हमें मेन आज के इस वीडियो में बताना है आपको कि अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होता है और इस संघर्ष का नाम हम कर्नाटक के युद्ध देते हैं। कह रहा है कि व्यापार से आरंभ होकर, दोनों आदमी किस लिए आए थे यहाँ पे भारत में? व्यापार करने। तो व्यापार से आरंभ होकर अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी कंपनियां भारत की राजनीति में अनिवार्य रूप से उलझ गई। आई तो थी व्यापार करने, लेकिन भारत की राजनीति में उलझ गई। यहाँ की राजनीति में वो क्या कर गए? उलझ गए। करीब 20 वर्षों तक चले इस लंबे संघर्ष, कौन सा? कर्नाटक का युद्ध, के फलस्वरूप भारत में फ्रांसीसी शक्ति का अंतिम रूप से हार हो गई। यानी फ्रांसीसी हार गई 20 साल में। 20 साल में 3 लड़ाइयाँ हुई थी जिसमें इनकी हार हुई और इसके बाद इस संघर्ष ने सदा के लिए यह निर्णय कर दिया कि अंग्रेज ही भारत के स्वामी होंगे, फ्रांसीसी नहीं। इसलिए कर्नाटक के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है। किस परिप्रेक्ष्य में? तो फ्रांस और अंग्रेजों की तुलना में। आगे बात समझ में? यानी फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में युद्ध में सफल कौन होगा, भारत में कौन शासन करेगा, इसका निर्णय करने वाला कौन था? कर्नाटक का युद्ध था। ठीक है, कोरोमंडल के तट और उसके पीछे की भूमि को ही कर्नाटक कहा जाता था। अभी देखिए यहाँ पे समझिएगा कि कर्नाटक था कहाँ। कोरोमंडल मैं आपको बता रहा हूँ कहाँ पर है, तो पूर्वी तट पर है। केरल वाले तट को हम लोग, सॉरी, तमिलनाडु के तट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और उसके पीछे ही कर्नाटक था, यानी कोरोमंडल के जस्ट पीछे क्या हो गया? कर्नाटक पड़ गया। यानी ऊपर में हैदराबाद, उसके नीचे आसपास में कर्नाटक की स्थिति वहाँ बनती थी। कर्नाटक के मैप में भी अपना नक्शा देख सकते हैं कहाँ पर था। आगे देखिए, अब कह रहा है कि यह निजाम के अधिकार के अंतर्गत था, क्योंकि निजाम हैदराबाद में था और उसी के अंदर में कौन आता था? कर्नाटक आता था। यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, वैसे ये बहुत उलझन वाली कर्नाटक युद्ध है। इसमें आपके एग्जामिनेशन व्यू से सिर्फ और सिर्फ इतना ही महत्वपूर्ण है कि आप तीनों कर्नाटक युद्ध का नाम याद कर लीजिए, तीनों का डेट याद कर लेंगे। इससे ज़्यादा अगर मैं आपको डीप में समझाने का प्रयास करूंगा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है समझाने की, लेकिन क्योंकि इसका संबंध कई लोगों के साथ जुड़ा हुआ, एक तरफ निजाम है तो एक तरफ कर्नाटक है, तो एक तरफ अंग्रेज हैं तो दूसरी तरफ फ्रांसीसी हैं, और कई लोग मिल करके मराठा भी इसी में जुड़े हुए हैं और इस युद्ध में भाग ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं आपको कंसेप्ट स्तर पे समझने में ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं तो समझा दूंगा लेकिन क्लियर नहीं हो पाएगा और आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। बस आपके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि कर्नाटक युद्ध 3 हुआ था और कब कब हुआ था और इनके दौरान कुछ संधियां हुई थी, इतना आपको याद कर लेना है। इससे ज़्यादा आपको कोई मतलब नहीं है। तो अब देखिए, निजाम के अधिकार के अंतर्गत आता था कौन? कर्नाटक। कर्नाटक का नवाब सादतउल्ला खान था। कौन था जी? तो कर्नाटक का नवाब सादतउल्ला खान था। उसने अपने भतीजा दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही, क्योंकि कर्नाटक निजाम के अंतर्गत आता था, तो कोई भी कर्नाटक में काम अगर करना होगा तो निजाम से क्या लेना पड़ेगा? आज्ञा लेना पड़ेगा। लेकिन उससे बिना आज्ञा लिए हुए ही कर्नाटक का जो नवाब सादत खान था, उसने अपने भतीजा दोस्त अली को निजाम की मंजूरी के बिना ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करने और अपने ओहदे को वंशानुगत कर दिया। जब ऐसी स्थिति जब इसने कर दिया तो निश्चित तौर पे निजाम को क्या होगा? गुस्सा आएगा। तो निजाम काफ़ी गुस्सा में था। अब वो गुस्सा में, एक तरफ निजाम कर्नाटक के ऊपर गुस्सा में था क्योंकि उससे बिना पूछे ही उसने, सादत खान ने गलतियाँ की थी। दूसरी तरफ इसी समय मराठा भी थे और आपको पता होगा कि मराठा का जो ये समय चल रहा था बिल्कुल अपने चरम उत्कर्ष पे था। 1720 के बाद से लेकर के 61 के बीच में मराठा को टक्कर देने वाले कोई व्यक्ति नहीं था, कोई नहीं था हिंदुस्तान में। यहाँ तक कि अंग्रेजों भी मराठा को टक्कर देने में सफल नहीं थे, लेकिन मराठों की कुछ अपनी खास कमियां थी जिसके बाद से उनका पतन हो गया। तो अब देखिए यहीं पर 1741 ईस्वी में मराठों ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया और यहाँ के शासक कौन था?
कर्नाटक का जो बना था दोस्तली को मार डाला। अब देखिए दोस्तली मर गया, यानी कर्नाटक अब बिना राजा का हो गया। एवं उसके दामाद, जो इसका दामाद था दोस्तली को, चंदा साहब को बंदी बना दिया। किसने? मराठों ने। यानी मराठों ने जब उसको मार दिया दोस्त को, अली को, और उसके दामाद को बंदी बना लिया, तो अब कर्नाटक बिल्कुल नेतृत्व विहीन हो गया। उधर निजाम से दुश्मनी थी ही। किसी भी शासक के अभाव में निजाम को जो शासक था आसफ शाह ने अपने निकट संबंधी अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। क्योंकि मराठों की वजह से कर्नाटक का कोई शासक नहीं रहा और पहले से ही निजाम नाराज भी था। अब वहाँ पे दोस्त अली भी नहीं रहा और चंदा साहब भी नहीं रहे, तब जाकर के निजाम ने क्या कर दिया, एक अपना नज़दीकी आदमी था जिसका नाम था अनवरुद्दीन को कर्नाटक का नवाब बना दिया। अब अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब बन गया, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। इस प्रकार कर्नाटक में अभी भी अव्यवस्था कायम हो चुकी थी। यानी इस समय क्या हुई थी, अव्यवस्था कायम हो चुका था, अस्थिरता का माहौल था, कोई मतलब कन्फर्म शासक वहाँ पर नहीं था। दूसरी तरफ कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे। यहाँ तक कोई इन्हें दिक्कत नहीं था, आराम से शांतिपूर्वक व्यापार कर रहे थे। इसी बीच 1740 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष हुआ। अब देखिए इस चीज को समझना है। इसी उत्तराधिकार का संबंध भारत में कर्नाटक के प्रथम युद्ध से होता है। क्या कह रहा है कि इसी बीच 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर के यूरोप में, कहाँ पे, भारत में नहीं, यूरोप में अंग्रेजी एवं फ्रांसीसियों के बीच संघर्ष होता है। अब उसका प्रभाव भारत में भी देखने को मिला है और इसी का परिणाम कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। बात समझ में आ गई कि अगर पूछा जाए कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध क्यों हुआ, तो आप सीधा बताएंगे कि 1740 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार, ऑस्ट्रिया पड़ता है यूरोप में और वहीं पे आपको इंग्लैंड भी है, वहीं पे आपको फ्रांस भी है। तो अब जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार हुआ तो उसका संबंध था किससे, ब्रिटेन और फ्रांस से। तो लड़ाई दोनों में कहाँ हुई, ब्रिटेन और फ्रांस में। कहाँ पे हुई, यूरोप में हुई। लेकिन निश्चित तौर पे वहाँ का व्यक्ति अगर भारत में था तो उसका प्रभाव भारत में ही पड़ेगा। अब मान लीजिए आप ही कि भारत में किसी व्यक्ति के बीच में संघर्ष हो, मान लीजिए कि हिंदू और मुस्लिम को ही लेकर कुछ बातें बिगड़ जाए, तो दुनिया में जहाँ जहाँ भी हिंदू और मुस्लिम होंगे वहाँ वहाँ उनके बीच में तनाव पैदा होगा। ठीक उसी प्रकार से यूरोप में ये दोनों आदमी थे और भारत में भी दोनों आदमी थे, तो इन दोनों में भारत में भी क्या हुआ, तनाव उत्पन्न हुआ। और ऐसी स्थिति में इन तनाव ने ही क्या कर दिया, कर्नाटक के प्रथम युद्ध का न्योता दे दिया कि आइए अब हम लोग इसमें प्रथम में दोनों आदमी लड़ेंगे। क्योंकि वहाँ पे उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष था, एक ने निजाम का सपोर्ट किया तो दूसरे ने कर्नाटक का, और इसका परिणाम कर्नाटक का प्रथम युद्ध था। अब उस चीज़ को मैं आपको अगर यहाँ डिटेल्स में बताऊंगा तो निश्चित तौर पे आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए सीधा सीधे यहाँ पे याद रखिएगा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से लेकर 48 ईस्वी के बीच हुआ था। ठीक, और उसके कारण क्या था, तो उत्तराधिकार का संघर्ष यूरोप में। ठीक है दोस्तों, अब आता है इसी के बीच एक, जब पहला युद्ध होता है तो वहाँ पे एक युद्ध होता है छोटा सा जिसको हम लोग कहते हैं सेंट थॉमे का युद्ध। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंट थॉमे का युद्ध कब हुआ था जी, तो 1748 ईस्वी में हुआ। यह फ्रांसीसी एवं नवाब अनूरुद्दीन के बीच हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था, फ्रांसीसी एक तरफ थे और नवाब अनूरुद्दीन जो आपको पता हुआ कि निजाम का उत्तराधिकारी था वहाँ पे कर्नाटक में, उसी के बीच हुआ था और फ्रांसीसियों की इसमें जीत हो गई थी। अब यहीं पे जब इनकी जीत होगी, अनूरुद्दीन हारेगा तो अनूरुद्दीन जाकर के अंग्रेजों से मिलेगा और अंग्रेज फिर वहाँ से क्या करेंगे, अनूरुद्दीन का सपोर्ट करेंगे और फिर फ्रांसीसी इधर लड़ेंगे और इसी का परिणाम क्या हो जाएगा, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। सिंपल शब्दों में बता रहा हूँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का रूप धारण कर लेगा। अब ये द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब होता है, 1749 से लेकर 54 तक होता है। इसमें 49 में अम्बुर का युद्ध स्टार्ट करता है 1749 में। पांडिचेरी की संधि होती है 1755 में, सिंपल सा याद रख लीजिए। और इसी पांडिचेरी की संधि के माध्यम से कर्नाटक का द्वितीय युद्ध समाप्त हो जाता है। अब तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है जिसको हम लोग कहते हैं 1556 से लेकर 63 तक के बीच में होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरह से याद रखिए, पहला 48 से लेकर 54 तक, दूसरा 49 से लेकर 54 तक और तीसरा 56 से लेकर 63 तक के बीच में कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं। किन के बीच में, फ्रांस और अंग्रेज
लेकिन मुद्दा होता है भारत में निजाम और कर्नाटक के उत्तराधिकार को लेकर के लड़ाई होती है। आई होप कि आपको ये बिल्कुल ही साधारण शब्दों में समझ में आ गया। एसएससी और अन्य किसी भी एग्जाम में इससे बाहर कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, यहीं तक आकर के रुक जाता है। ठीक है, अब इसमें एक ये क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है, आधुनिक भारत में बहुत क्वेश्चन पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो वांडीवास का युद्ध 22 जनवरी 1760 में हुआ था। कब हुआ था जी? 1760 ईस्वी में। अब यह युद्ध तीसरे कर्नाटक युद्ध से संबंधित था। वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में एक निर्णायक युद्ध था। इससे अंग्रेजों की जीत हुई। इसमें किसकी जीत हुई जी? अंग्रेजों की जीत हुई और फ्रांसीसियों की हार हो गई। ठीक, 1760 में जो वांडीवास का युद्ध हुआ वो किसकी जीत हो गई? इसमें अंग्रेजों की जीत और फ्रांसीसियों की हार हो गई। 1761 में अंग्रेजों ने पांडिचेरी को भी अपने अधिकार में ले लिया। ठीक, 1761 तक आते आते अंग्रेज ने पांडिचेरी, जो इसका मुख्यालय था फ्रांसीसियों का, वो किसके कब्जे में आ गया? अंग्रेज को आ गया। और अगले एक साल में फ्रांसीसी अपने महत्वपूर्ण भाग भारत में खो दिए। यानी जैसे ही पांडिचेरी हाथ से निकला, इनकी शक्ति भारत में धीरे धीरे कमजोर हो गई और वो हारने लगे। युद्ध का समापन पेरिस की संधि से 1763 में हुआ। किसका? वांडीवास का युद्ध 1760 में तो हुआ था, लेकिन समाप्ति इसकी पेरिस की संधि से 1763 में। आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि पेरिस की संधि 1763 में हुई थी, वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में। ये युद्ध कई बार पूछा गया है। इस प्रकार कर्नाटक का तृतीय युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य का पतन हो गया। अब वे केवल एक व्यापारी मात्र बनकर यहाँ पे रह गए और अब अंग्रेजों का एकाधिकार भारत में स्थापित हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ कि वो 1760 का ही वो दौर था कि यहाँ पे अंग्रेजों को एक मौका मिल गया कि अब भारत में ही वही शासन करता। देखिए यहाँ पे 3 युद्ध को मैं तुलना कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कैसे यहाँ से तीनों युद्ध से अंग्रेजों की सफलता मिलती है। एक 1759 में यानी 59 में एक युद्ध हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाल के बीच में, जिसको हम लोग बेदरा का युद्ध कहते हैं। इसमें चर्चा नहीं किए हैं, आप याद रखिएगा, बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ था अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच में, और पुर्तगाल उसमें हार गए थे पूरी तरह से। ठीक, अंग्रेजों की जीत हो गई। आपने अभी देखा कि 1760 ईस्वी में किसकी युद्ध होती है? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में होती है। और जीतता कौन है यहाँ पे? अंग्रेज जीतते हैं, जिस युद्ध का नाम वांडीवास का नाम दिया गया। तीसरा एक युद्ध यहाँ पे 1761 में होता है, जो हम आप सभी लोग जानते हैं और इसकी चर्चा मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, जिसको हम लोग पानीपत का तीसरा युद्ध कहते हैं। आपको याद होगा कि पानीपत की पहला युद्ध 1526 ईस्वी में, दूसरा युद्ध 1556 ईस्वी में और तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे इसकी चर्चा करेंगे। अब तीसरे, चूंकि जरूरत है यहाँ बताना तो मैं बता दिया। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों की हार हुई थी, सभी लोग जानते हैं। और इस तरह से हार हुई थी कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहा जाता है यहाँ पर कि मराठों का ऐसा कोई घर नहीं था कि जिस घर से एक आध लाशें न गिरी हो, यानी एक आध व्यक्ति न मरा हो। इस तरह का दौर था पानीपत का तीसरा युद्ध। और उसी में किसी इतिहासकार ने यह भी कहा था कि पानीपत के तीसरा युद्ध ने यह निर्णय तो कर दिया कि भारत में अब मराठा शासन नहीं करेगा। पानीपत के तीसरे युद्ध ने यह निर्णय कर दिया कि अब जो मराठा इतनी शक्तिशाली था वो भारत में शासन नहीं करेगा, लेकिन यह नहीं बताया कि अब भारत में शासन कौन करेगा। ये एक कहावत कही जाती है तृतीय युद्ध के बारे में। तो अब देखिए, अब इनमें मराठा एक शक्तिशाली था, वो भी हाथ डाउन हो गए। वांडीवास में फ्रांसीसी डाउन हो गए, उधर बेदरा में पुर्तगाल डाउन हो गए। तो अब बचा कौन? अंग्रेज ही तो बचा। और ठीक इसके 3 साल के बाद 1764 में युद्ध होता है, जिसमें भारत की महान शक्तियां हार जाती है, जिसको हम लोग बक्सर का युद्ध कहते हैं। और इसी बक्सर के युद्ध के माध्यम से अंग्रेज जीत जाते हैं और उन्हें बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल जाती है और वहीं से उनकी ताकत में बढ़ोतरी होने लगती है और भारत में अपने पैर को मजबूत करने लगते हैं। इस प्रकार से अंग्रेज का भारत में प्रभुत्व स्थापित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हमने क्या देखा? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में 3 युद्ध देखा।
कर्नाटक का, जिसके माध्यम से हमने समझने की कोशिश की। इस प्रकार यहीं पर ये टॉपिक जो था हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन जो था वो अब कंप्लीट हो गया। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक, जिसका नाम होगा मुगल साम्राज्य का पतन या मुगलों का विघटन। ठीक है, हमने आपको लिखवाया था कि पहला भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ेंगे, दूसरा मुगलों का पतन पढ़ेंगे यानी विघटन पढ़ेंगे, और उसी में 1707 के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद की कहानी को समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद हम पढ़ेंगे नए नए राज्यों का उदय। ठीक, तो दूसरा टॉपिक जो होगा वो हम अगले वीडियो में, यहाँ पे हमने इस वीडियो में ये पहला टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, और ये सारे चीज़ों का PDF मैं आपको दे दूंगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम अगर इस्तेमाल करते हैं तो टेलीग्राम पे एक चैनल है जिसका नाम है मेंटर स्टडी पॉइंट बाय आज़ाद सर। वहाँ पे आप अगर जाते हैं तो मैं इसका PDF कल वहाँ डाल दूंगा, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं, देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर आ जाए, पहले हमने चर्चा कहा है कि चारों जगहों पे इनका दुर्ग होता था, किला होता था, उसका एक नाम होता था। तो यहाँ पूछ रहा है कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? तो फोर्ट विलियम था। देखिए इसमें जितने भी मैंने काले कलर से बोल्ड कर रखा है ना, वही आंसर है, और उस चीज़ को आप समझ लीजिए। बस मैं क्वेश्चन को खाली डिफाइन कर देता हूँ कि कैसे क्वेश्चन है और पूछा जाता है। ठीक, अंग्रेजों, चूंकि जब आप कंसेप्ट के आधार पे जब कोई चीज़ पढ़ते हैं तो निश्चित तौर पे आपका अगला क्वेश्चन बनता है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बनेगा भी आपसे। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? पोर्ट विलियम था। सही है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? यहाँ पर हमने चर्चा तो नहीं किया था, लेकिन उस जहाज का नाम था रेड ड्रैगन, जो पहली बार भारत में आया था। अब कह रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? माने भारत में अंग्रेजों का पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ था? तो सूरत में था। सूरत इसका आंसर हो जाएगा। अंग्रेजों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो आपको पता है कि 1608 में अंग्रेज जब आए थे तो सूरत में ही सबसे पहला अपना फैक्ट्री स्थापित किया। पीछे हमने चर्चा भी किया है, तो इसका आंसर सूरत हो जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं थी? फ्रेंच मतलब फ्रांसीसियों की बस्ती कौन सी नहीं थी? देखिए पांडिचेरी उनका मुख्यालय था, माहे भी उनका था, चंद्रनगर तो भारत में ही था, कलकत्ता में था चंद्रनगर। इसकी चर्चा हम लोग कहाँ करेंगे? इसकी चर्चा हम लोग करेंगे आपको प्लासी के युद्ध के दौरान। तो ये तीन जो थी वो फ्रांसीसियों की बस्ती नहीं थी। और कौन नहीं थी? तो गोवा। गोवा किसका मुख्यालय था जी? तो पुर्तगालियों का था। आंसर निकल गया यहाँ पे। अब कह रहा है कि 1661 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई? तो कासिम बाजार। आपको याद होगा मैंने सात सुजा के बारे में चर्चा किया था, और वहाँ का वो उस समय सूबेदार था, तो कासिम बाजार को उसने दे दिया था। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अंग्रेज ने निम्नलिखित स्थानों पर किस क्रम में अपने व्यापार केंद्र स्थापित किए? उनका सही क्रम क्या था? तो देखिए सबसे पहले सूरत में आए थे, सूरत के बाद वो लोग मद्रास में गए थे, चर्चा हमने की थी, मद्रास से उनको मुंबई मिल गया था, उसके बाद लास्ट में कलकत्ता गए थे। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत में आलू की फसल शुरू करने वाला कौन थे जी? तो पुर्तगाल थे। मैंने बताया था कि पुर्तगालियों ने ही भारत में लाए थे आलू वगैरह, तो इसमें पुर्तगाल हो जाएगा। फिर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो पुर्तगालियों का मुख्यालय क्या था? गोवा था। अंग्रेज शासक चार्ल्स द्वितीय को जिसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए मुंबई दहेज में दिया गया था, वो कौन व्यक्ति था? तो पुर्तगाल का राजकुमार था। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन से जो थोड़ा सा कट गया है कि क्वेश्चन लिखा गया है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था, यानी फ्रांसीसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी गठन कब हुई थी? तो हम और आप सभी लोग जानते हैं कि 1664 ईस्वी में हुई थी। इसका आंसर है, बीच में दो इसमें कट गया है लेकिन आंसर बच गया है इसका। ठीक है, 1664 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था जी? तो वारेन हेस्टिंग्स था। ये थोड़ा सा अलग हट करके क्वेश्चन है, चर्चा जब हम लोग करेंगे गवर्नर जनरल के बारे में तब बताएंगे हम। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो कौन थे जी? पुर्तगाल थे। यहाँ पर आंसर भी है पुर्तगाल ही, पढ़े हैं हम लोग भी। भारत के लिए समुद्र मार्ग की खोज
करने का श्रेय किसको जाता है? पुर्तगाल को ही। पुर्तगाल का ही तो व्यक्ति था वास्को डी गामा, जो सबसे पहले भारत में आया था, तो समुद्री खोज तो वही किया था। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्ते की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। आपको मैंने बताया था, याद होगा पहले ही वीडियो में। कैप ऑफ गुड होप कहाँ है? तो अफ्रीका में एक सबसे नीचे जगह है जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के बिल्कुल नीचे ही कोने पे स्थापित एक बिंदु है जिसको हम लोग कैप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में आने वाले, बाद में जाने वाले, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, बाद में जाने वाले कौन थे? तो पुर्तगाल। मैंने पहले ही चर्चा किया था, सबसे पहले पुर्तगाल ही आते हैं 1498 ईस्वी में, सबसे बाद में 1961 में यहाँ से वो लोग जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाल गवर्नर अल्बुकर्क था। इसके बारे में चर्चा किया था। अल्मेडा यहाँ का तो वास्तविक था लेकिन वास्तविक नहीं था, अल्बुकर्क था। पहले दिन की क्लास में हमने इसकी चर्चा की। इस प्रकार दोस्तों इस वीडियो में हमने 17 क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास किया, और हम बाकी अगर मेरे कल मैं देखता हूँ क्वेश्चंस हमारे पास अगर निकल जाते हैं तो मैं आपको 40-50 क्वेश्चन का PDF बना करके अपने टेलीग्राम ग्रुप पर मैं डाल दूंगा। वहाँ से आप लोग उस PDF को डाउनलोड कर लेंगे, और वहाँ पे मेंटर स्टडी पॉइंट के नाम से चैनल है टेलीग्राम पे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसे लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको मिल जाए। और कोई आपको अगर दिक्कत होती है, कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।